आप सभी का फिर एक बार स्वागत है मेरे चैनल एसएससी विद स्टोरी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग है व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इट इज़ कॉल्ड फेडरलिज्म और क्वासी फेडरल सिस्टम। तो फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर शेयर होती है दो या दो से ज़्यादा टाइप की गवर्नमेंट्स में, और इसी सिस्टम को हम कहते हैं फेडरलिज्म या फिर क्वासी फेडरल सिस्टम। हमारी अगली हेडिंग है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म के की फीचर्स कौन कौन से हैं। तो जो हमारा पहला फीचर है फेडरलिज्म का वो है देयर आर टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फेडरलिज्म में दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। जैसे अगर हम दो लेवल की बात करते हैं तो हम कॉमनली हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ये दो या दो से ज़्यादा कह रहा है तो यहाँ पे अभी हम लोकल गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करेंगे। अब लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत। फेडरलिज्म का दूसरा फीचर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रूल ओवर सेम सिटीजन्स बट हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होगी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जो ये तीनों टाइप की अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट हैं, ये तीनों गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स पे रूल करेंगी, लेकिन इनका अलग अलग जुरिस्डिक्शन होगा। अब जुरिस्डिक्शन का मतलब है कार्य क्षेत्र, उनका अपना अपना कार्य क्षेत्र होगा। लेजिस्लेशन यानी कि लॉ मेकिंग, टैक्सेशन यानी किसी भी चीज़ का टैक्स में, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि रूलिंग पावर, यानी कि जो अलग अलग गवर्नमेंट हैं उन तीनों का अलग अलग कार्य क्षेत्र होगा इन तीनों चीज़ में, लॉज बनाने में, टैक्स बनाने में या फिर टैक्स लागू करने पे, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन में। उनका हमारा तीसरा फीचर है द चेंजेस इन द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कोई भी बदलाव कर रहे हैं तो उसके लिए दोनों ही गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की ही सहमति ज़रूरी है। कोई भी एक गवर्नमेंट अकेले कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज नहीं बदल सकती है। ये हमारा एक मेन फीचर है हमारे फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म का हमारा चौथा पॉइंट है द सुप्रीम कोर्ट प्लेज द रोल ऑफ एन अंपायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। इसका मतलब ये है कई बार क्या होता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कई बार, एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में एक अलग पार्टी की सरकार होती है और स्टेट गवर्नमेंट में एक अलग पार्टी की सरकार होती है, तो उनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं। डिस्प्यूट्स का मतलब मतभेद हो जाते हैं, उनकी किसी एक बात में सहमति नहीं बनती है, और कभी कभी तो वो एक विवाद बन जाता है दोनों के बीच में। और इसको सुलझाने के लिए, इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए फेडरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो एक अंपायर का रोल प्ले करेगा। जैसे हम देखते हैं क्रिकेट में जो लास्ट डिसीजन होता है वो थर्ड अंपायर करता है, तो वैसे यहाँ पर भी डिस्प्यूट्स का जो लास्ट डिसीजन होगा या फिर जो फाइनल डिसीजन होगा, जो इस कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करेगा, वो कौन देगा? वो सुप्रीम कोर्ट देगा। तो हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फेडरलिज्म का हमारा पांचवा पॉइंट है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली मैंशनड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होंगे वो तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तीनों गवर्नमेंट के अलग अलग होंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को हम जो टैक्स देते हैं, एक तो है जीएसटी और दूसरा है इनकम टैक्स। ये दोनों टैक्स किसके पास जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, उसके अपने सोर्स हो गए। स्टेट गवर्नमेंट के अपने सोर्स होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के अपने सोर्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोकल गवर्नमेंट में जो नगर पालिका होती है उसको हम टैक्स देते हैं, उनमें से एक टैक्स है भवन कर। जैसे हर घर का, जैसे आपने अपनी ज़मीन में घर बनाया है तो आपको उसका भी टैक्स आपको देना पड़ता है, लेकिन वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दोगे, वो आप दोगे लोकल गवर्नमेंट को या फिर नगर पालिका को। और ये पॉइंट हमें ये बताता है कि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो भी तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। हमारा फेडरलिज्म का लास्ट पॉइंट है द फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज to safeguard and promote unity of the country and to accommodate the regional diversity, यानी कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारे देश की एकता को बनाए रखना और उसको प्रमोट करना, और दूसरा पॉइंट है अकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे आप एक लोकल लेवल पे रहते हैं
जैसे एज एन एग्जांपल हम लोग पिथौरागढ़ पे रहते हैं, तो हम जैसे पिथौरागढ़ पे रह रहे हैं, तो हमारी जो भी समस्याएं होंगी, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे कहीं पे रोड नहीं है या कहीं पे नाली वगैरह या सीवर लाइंस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो क्या हम उस प्रॉब्लम को लेके डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे या डायरेक्ट यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे? साफ सी बात है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट में या फिर फेडरल सिस्टम में एक और सिस्टम है जो कि है लोकल गवर्नमेंट। क्योंकि आप खुद ही समझिए, जो लोकल गवर्नमेंट है उसको हमारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बेहतर पता होंगी एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो लोग हमारी समस्याओं को उन तक पहुंचा सकते हैं। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे फेडरल सिस्टम के। अब हमारी अगली हेडिंग है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन एक इस टाइप का फेडरेशन होता है जिसमें, जैसे नाम से ही है कमिंग टुगेदर यानी कि एक साथ आना। इसमें क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स या फिर बहुत सारे स्टेट्स एक साथ मिलकर एक बड़ी यूनिट को बनाते हैं, और उस बड़ी यूनिट में उन सब के पास इक्वल पावर होती है और वो सब इक्वली स्ट्रांग होते हैं उस गवर्नमेंट में। जो गवर्नमेंट बनती है उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और उस गवर्नमेंट में वो सारे स्टेट्स इक्वली स्ट्रांग होते हैं, और यहाँ पर हर एक स्टेट खुद को अलग से गवर्न कर सकता है। अब इसके एग्जांपल्स याद करने के लिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जांपल्स याद करने के लिए एक बड़ी आसान सी ट्रिक है। आपको बस यूएसए याद रखना है। इसका पहला एग्जाम्पल आपको यूएसए दिख रहा होगा, आपको बस यूएसए याद रखना है। अगर आप यूएसए याद रखोगे तो यूएसए है, तो यू से हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एस से हो गया आपका स्विट्ज़रलैंड, और ए से हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। इसके 3 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया, और इसको याद करने के लिए आपको बस यूएसए याद करना पड़ेगा, आपको बाकी सब याद हो जाएंगे। अब हमारा दूसरा आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन का ठीक उल्टा है। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप का फेडरेशन होता है जिसमें एक बड़ी कंट्री, या फिर हम कह सकते हैं एक बड़ी यूनिट, या फिर एक बड़ी कंट्री क्या करती है, खुद को डिवाइड करती है अलग अलग स्टेट्स में और एक नेशनल गवर्नमेंट में। यानी कि होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक बड़ी कंट्री खुद को डिवाइड करती है बहुत सारे स्टेट्स में, और इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स को, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स में डिवाइड हो रही है कंट्री, तो कुछ स्टेट्स को ज़्यादा पावर मिलता है और कुछ स्टेट्स को कम पावर मिलता है। कहने की बात ये है कि यहाँ पर अनइक्वल पावर होता है या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। और इसके एग्जांपल याद करने का भी एक बहुत आसान तरीका है। आप लोग एसबीआई का नाम याद रखिए, एसबीआई। एस से हो गया आपका स्पेन, बी से बेल्जियम, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है बेल्जियम, और आई से हो गया इंडिया। स्पेन, बेल्जियम और इंडिया, यानी कि एसबीआई।